हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। मैं विष्णु कुमार सिंघल लाया हूं आपके लिए क्लास 10th के सोशल स्टडीज में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज यहां पर हमने स्टार्ट की हुई है और वही मैं आपके सामने डेली शाम को 8 से 9 आपके लिए यहां पर अवेलेबल करवाता हूं। आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के तहत हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पार्ट ए वीडियो बनाया उसको, और उस पार्ट ए के अंदर मैंने 8 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए थे जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उसी का पार्ट बी वीडियो लेकर आया हूं और इस पार्ट बी में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस पार्ट बी में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे हम यहां पर? अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और यहां पर डिस्कस करेंगे, जिनको कि हम कंटिन्यूअसली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके इस चैप्टर में से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस है। 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क के होंगे, और एक क्वेश्चन आपका आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का आने वाला है। तो फटाफट से ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सबको मैंने ये पहले भी बताया कि इन सारे क्वेश्चंस को आपको लिख लिख कर याद करना है। लर्न कर लो बेटा, ये क्वेश्चंस लर्न कर लिए तो आपके 100 नंबर निश्चित रूप से पक्के हो जाएंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफर फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट्स? अब याद करो थोड़ा सा, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किए गए मूवमेंट्स को अगर हम सीक्वेंस में देखते हैं तो क्या था? सबसे पहले उन्होंने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था 1921, फिर उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था 1930 के अंदर। कब किया था? 1930 में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 2 मूवमेंट स्टार्ट हुए थे पहले और ये जो बाद में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डिफरेंट मूवमेंट जो पहले स्टार्ट हुए थे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसमें क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंपेयर करो, compare the non-cooperation movement and civil disobedience movement, or how was the civil disobedience movement was different from non-cooperation movement। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर? मैंने क्वेश्चन को जो आंसर का बेस बनाया है वो भी यही बनाया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच का डिफरेंस है, वही मैंने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है कि द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था बेटा? कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 मूवमेंट्स आर, क्या मेन डिफरेंसेस थे? सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1921, बट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 1930 में। पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो उसको स्टार्ट किया गया उसमें स्पेशली जिस तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो कौन थे? मिडिल क्लास लोग। वेयरएज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज फर्स्ट सपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट्स लाइक जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशियली मिडिल क्लास लोगों ने सपोर्ट किया, जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्टिंग में सपोर्ट करने वाले लोग बड़े लोग थे, जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनमें मेन प्रोमिनेंट नेम किसका आता है? जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इनका क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय खलीफा इशू, खिलाफत मूवमेंट वाली जो बात थी ना, उसकी हेल्प लेते हुए महात्मा गांधी ने मुस्लिम्स को भी अपने साथ ले लिया था, मुस्लिम्स को अपने साथ कनेक्ट कर लिया था। वही लिखा है कि ड्यू टू खलीफा इशू मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन ऑन लार्ज स्केल।
लेकिन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में क्या नहीं था, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि मुस्लिम्स नाराज थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जब कॉल्ड ऑफ किया गया था, इससे मुस्लिम्स नाराज थे। दूसरी बात, विद द टाइम ये एक फीलिंग जनरेट होने लगी थी। क्या फीलिंग जनरेट होने लगी थी कि जो कांग्रेस है वो प्योरली और प्योरली हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, और मुस्लिम्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को। बट द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। मतलब जब कांग्रेस के अंदर हिंदू महासभा, मतलब वही ना कि हिंदू मेजॉरिटी पार्टी है, इसलिए क्या नहीं हुआ, बाद में मुस्लिम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अब तक 3 बेसिक डिफरेंस देखे हमने। पहला लॉन्च ईयर कौन सा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, 1921। सिविल डिसऑबिडियंस का 1930। फर्स्ट सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन को सबसे पहले सपोर्ट किसने किया, मिडिल क्लास ने, जबकि सिविल डिसऑबिडियंस को किसने सपोर्ट किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने। खलीफा इशू की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था, लेकिन हिंदू महासभा के इंटरवेंशन की वजह से सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगर अपन और डिफरेंस देखने को मिलता है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉन बाय गांधी जी ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट एट चोरी चौरा। यह भी हमको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था 1922 के अंदर। फरवरी 1922 में चौरा चोरी इंसिडेंट्स की वजह से महात्मा गांधी ने, जब वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो महात्मा गांधी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। जबकि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट विड्रॉ हुआ 1931 में, जब गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया। देखो विड्रॉल के भी एक डिफरेंसेस है। जब दोनों को कॉल्ड ऑफ किया गया तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किसकी वजह से किया गया, चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से, और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेंस ने कोई बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के अंदर विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन था। विमेंस ने एक बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन किया था। क्लियर? तो वही लिखा है कि इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज स्केल, बट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के बीच में बेसिक से 5 डिफरेंस देखे। पहला लॉन्च ईयर कौन सा था सिविल नॉन कॉपरेशन का, 19 बता दो कौन सा था, 1921। जबकि सिविल डिसऑबिडियंस का लॉन्च ईयर कौन सा था, 1930। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर मेजरली पार्टिसिपेट किसने किया था, मेन पार्टिसिपेशन किसका था, मिडिल क्लास का। जबकि सिविल डिसऑबिडियंस को स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट किसने किया था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने। मुस्लिम्स की अगर सपोर्ट की बात करें तो नॉन कॉपरेशन में खलीफा इशू की वजह से मुस्लिम्स का सपोर्ट था, जबकि सिविल डिसऑबिडियंस में मुस्लिम्स का सपोर्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगर हम कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया महात्मा गांधी ने चौरा चोरी इंसिडेंट्स की वजह से, जबकि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया गया गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद। और विमेंस के पार्टिसिपेशन के बेस पर डिफरेंस देखते हैं तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि किसके अंदर, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट में विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा देखने को मिला था। तो आई जस्ट होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, शॉर्ट में समझ में आ गया, लॉन्ग में समझ में आ गया। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सबको आप लर्न करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में? आपको पूछा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सीडीएम, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। क्या पूछा है आपसे बेटा कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या थे। अब ये क्वेश्चन और कैसे कैसे बन सकता है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, हाउ पीपल रिएक्टेड फॉर द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। कई तरह की चीजें हैं, कैसे भी मान लो आपको आंसर सेम लिखना है। क्या हुआ था,
याद करो, दांडी यात्रा शुरू हुई थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, नमक बनाया था, और नमक बनाने के साथ ही यह माना जाता है कि वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। और महात्मा गांधी को सपोर्ट करते हुए, महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, और इवन गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने जा जाकर लोगों ने सॉल्ट बनाया। जैसे जैसे मूवमेंट आगे स्प्रेड हुआ तो वही फॉरेन क्लॉथ्स का बाइकआउट होना शुरू हो गया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया जाने लगा। जो वहां के पीजेंट्स थे, जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क कर रहे थे, उन्होंने वहां से रिजाइन देना शुरू कर दिया। विलेजर्स थे, उन्होंने विलेज पोस्ट से रिजाइन देना शुरू कर दिया था। तो इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिले थे। विलेजर्स ने क्या कर दिया था? टैक्स वगैरह देने से मना कर दिया, सब कुछ रिफ्यूज कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अल्टीमेटली इंडियंस ने कैसे सपोर्ट किया? इसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिशर्स की बात को, ब्रिटिशर्स के किसी भी लॉ को माना ही नहीं जाएगा, हम डिसओबे करेंगे, किसी भी लॉ के फेवर में हम आगे काम नहीं करेंगे। तो ये मेन एलिमेंट थे इसके। तो वही चीजें लिखी है। क्या लिखा है कि गांधीजीज सॉल्ट मार्च marked the beginning of the civil disobedience movement all over India। जो गांधी जी ने जो सॉल्ट मार्च किया था, दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं, वो एक मेन स्टार्टिंग पॉइंट था किसका? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। Thousands of people in different parts of the country broke the salt law by manufacturing salt and giving demonstrations in front of government salt factories। पूरे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने जा जाकर सॉल्ट बनाया और उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना शुरू किया, महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है कि विद स्प्रेड ऑफ मूवमेंट फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉटेड। फॉरेन क्लॉथ्स को क्या करना शुरू कर दिया? बाइकआउट करना शुरू कर दिया। एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब जानते हो ना? पिकेटेड मतलब चारों तरफ से उसके रास्ते को बंद कर देना। लिकर शॉप्स को मतलब पूरी तरह से बैन करना शुरू कर दिया था। रूरल एरियाज में पीजेंट्स थे जो थे, उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट। गांव के जो लोग थे, जो कहीं भी किसी भी ब्रिटिश पोस्ट पर थे, उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट को छोड़ना शुरू कर दिया। तो कई तरह के इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिले। और क्या मिला कि फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। जो ट्राइब्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करना शुरू कर दिया। वो लोग क्या करते थे? जंगलों में जाते थे और वहां जाकर कलेक्ट करना, जैसे जिन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया ना, वही काम करना है उन लोगों को। तो वही लिखा था यहां पर कि फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, दे वेंट इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। जानवरों को चराना करना, इन सब के लिए भी वो लोग जाते थे। इन कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश became supporters of civil disobedience movement। ये हमने पढ़ा था अभी थोड़े इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो बड़े रिच लोग थे उन्होंने इसको मेनली सपोर्ट किया था। इनमें स्पेशली नाम किसका आता है? पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। पीपल इंस्पायर्ड देयर कम्युनिटीज। अच्छा, लोग ना गांधी को सपोर्ट करते हुए, जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे ना, वो अपनी अपनी कम्युनिटीज को इंस्पायर भी कर रहे थे कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या करो? सपोर्ट करो। कुछ कई बार फोर्स के थ्रू, फोर्स द रिलक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन बाइकआउट प्रोग्राम्स। कोई या तो राजी से मानेगा, मर्जी से मानेगा, नहीं मानेगा तो उनको जबरदस्ती फोर्स भी किया जा रहा है कि नहीं, हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें देखने को मिली हमको। तो ये थे मेन एलिमेंट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 10 मैं बार बार कह रहा हूं, लिख लिख के याद करते रहो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एज इट इज आएंगे बेटा, अभी नहीं याद करोगे तो फिर बाद में पछताओगे, काश सर ने हमको क्वेश्चंस बताए थे और काश हम इनको एक बार कंप्लीट कर लेते तो हमारे लिए काफी अच्छा रहता। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है बेटा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि एग्जामाइन द रोल ऑफ विमेन इन कोर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस के केस में विमेन्स का क्या एक इंपॉर्टेंट रोल था, वो आपको यहां पर अब समझना है। आप सबको ये पता होगा, ये जब आपको चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, नहीं है तो वापस अभी मैं रिकॉल कराऊंगा, सारी चीजें याद आ जाएंगी। विमेन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। हमने जब नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, उनके बीच में डिफरेंस देखा, तब भी मैंने बताया, क्या बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था।
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में विमेंस ने एक बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया था। जब गांधी जी की सॉल्ट मार्च निकल रही थी, उनके साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जब वो पहुंचे, तो रास्ते में जहां जहां भी वो स्टे करते, घरों से हजारों महिलाएं निकलती, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स बाहर आती और गांधी जी की स्पीच को सुनती और आगे की जर्नी में गांधी जी के साथ कनेक्ट होती हुई चली जाती। वुमेन्स ने बहुत बड़े लेवल पर जो रैलियां निकली उनके अंदर पार्टिसिपेट किया। उन्होंने भी नमक बनाया, फॉरेन क्लोथ्स का बाइकआउट किया इन वुमेन्स ने अंदर, और लिकर शॉप का पिकेट किया। कई सारी विमेंस जेल भी गई। स्पेशली अर्बन एरियाज में जो विमेंस थी वो बाहर आई। हाई कास्ट फैमिलीज की विमेंस ने सपोर्ट किया। रूरल एरियाज के अंदर जो रिच फैमिलीज थी, इनकी विमेंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। हालांकि एंड रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो विमेंस के इस पार्टिसिपेशन का कोई बहुत बड़ा विमेंस की सोशल लाइफ पर इंपैक्ट नहीं देखने को मिला। कांग्रेस एक लंबे समय तक क्या करती रही, विमेंस को डिनाई करती रही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा पोस्ट देने के लिए। तो ये था मेन इसकी बातें। अब यही चीजें हमने लिखी है तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है बेटा कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन of women was an important feature of the civil disobedience movement। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि बड़े लेवल पर विमेंस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their homes to listen the speeches of गांधी। गांधी जी की स्पीच को सुनने के लिए बहुत सारी महिलाएं बाहर आती थी। Women participated in protest marches, manufactured salt and picketed foreign cloth and liquor shops। वुमेन्स बाहर आई, पार्टिसिपेट किया, फॉरेन क्लोथ्स को का बहिष्कार किया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया। मेनी वेंट टू जेल, कई सारी महिलाएं जेल भी गई। While women of high caste families participated from urban areas, in rural areas they came from rich peasant households। अर्बन एरिया से हाई कास्ट फैमिलीज की विमेंस बाहर आई, रूरल एरिया से रिच फैमिलीज की विमेन आई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। बट दिस डिड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। लेकिन समाज में विमेन की पोजीशन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में विमेंस की पोजीशन के लिए कोई ज्यादा कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम नहीं किया था, वो इग्नोर करती रही विमेंस के पार्टिसिपेशन को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, और इसका आंसर आपको मिल गया है। लिख कर याद करते रहे बेटा। इन क्वेश्चंस को एक बार लिख लो, एक बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है बेटा? वाई डिड मुस्लिम्स फेल टू रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ अ यूनाइटेड स्ट्रगल ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ा भी था जब नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस के बीच में हमने डिफरेंस देखा, तब आपको यह बात भी समझाई गई कि मुस्लिम्स ने क्या नहीं किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को के अंदर अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया था। नॉन कॉपरेशन में तो था उनका पार्टिसिपेशन, सपोर्ट भी था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो मुस्लिम्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं किया। वो रीजंस की अगर हम बात करें तो इन रीजंस को अगर हम देखते हैं तो स्पेशली हमको 3 मेन रीजन समझ में आते हैं। सबसे पहला रीजन, एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद हिंदू महासभा। एक्चुअल में हुआ क्या था, ध्यान देना कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ किया, मुस्लिम्स ने सपोर्ट क्यों किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? खिलाफत इशू की वजह से। अब खिलाफत इशू तो उनको अचीव हुआ नहीं और वो बचा भी नहीं पाए अपने खलीफा की पोस्ट को, और उसके पहले ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब भैया जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया, महात्मा गांधी ने कुछ काम किया ही नहीं, मतलब महात्मा गांधी ने जिस कॉज के लिए इनको अपने साथ मिलाया था वो कॉज उनका पूरा हुआ ही नहीं। तो इनको ये लगने लगा कि भैया हम तो अलग है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, हमको सिर्फ यूज किया गया है। तो मुस्लिम्स को लगने लगा कि हम एलिमिनेटेड, हम अलग पड़े हुए इनसे। एक्चुअल में हमारे को सोचने वाला, हमारे बारे में सपोर्ट करने वाला इस पूरे इसके अंदर कोई भी नहीं है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि मुस्लिम्स ने इस नॉन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा रीजन था कि एक समय के साथ ये लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, मतलब हिंदू जो प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स है ना, उनका वर्चस्व है। और
देश में कम्युनल माहौल उस समय बिगड़ा हुआ था, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कई सारे रायोट्स देखने को मिलते थे, कई सारे क्लैशेस देखने को मिलते थे, कुछ हिंदू महासभा के लीडर्स थे जो कि मुस्लिम्स की खुलेआम बुराइयां करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क चैलेंज करते थे। तो ये लगता था कि भाई कांग्रेस जो पार्टी है ना वो प्योरली हिंदूज को सपोर्ट करती है, जब मुस्लिम्स को सपोर्ट ही नहीं करती है तो मुस्लिम्स फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट भी क्यों करेंगे, क्योंकि कांग्रेस द्वारा चलाया गया एक मूवमेंट था, तो कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, तो मुस्लिम्स ने इस कारण से उसके अंदर सपोर्ट नहीं किया था। क्लियर, ये मेन रीजन है। दूसरी तरफ जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, एक इलेक्टोरल सिस्टम सेपरेट उनके लिए बनाया जाए, जिसको कि कांग्रेस कभी भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब कांग्रेस उनकी डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रही है तो मुस्लिम्स ने भी कहा कि भाई हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, यही मेन रीजन है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन लिखना है तो शॉर्ट में तो इस तरह से लिख देंगे, लेकिन आपको पॉइंटर के थ्रू लिखो तो पहला पॉइंट आता है कि एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद हिंदू महासभा। पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या आता है कि एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस विद हिंदू महासभा कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिमिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। वो कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group, the Hindu Mahasabha। ये लगने लगा था कि जो कांग्रेस है ना वो तो हिंदू महासभा से ज्यादा कनेक्टेड है। कम्युनल क्लैशेस दूसरा था कि अब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफी कम्युनल राइट्स होने लगे थे। As relation between the Hindus and the Muslims worsened, each community organized religious processions with militant favor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. अब जितनी बार भी मतलब जब भी कम्युनिटी बनती हिंदू मुस्लिम वो केवल अपने कम्युनिटी के बारे में बात करती, दूसरी कम्युनिटी की बुराई करती, और जब भी दंगे होते तो इनके बीच में दूरियां और बढ़ती हुई चली गई। दो रीजन हो गए यहां पर। और तीसरा रीजन देखने को मिलता है कि इशू ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। तो ये कुछ मेन रीजन देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि हिंदूज वर नॉट, मुस्लिम्स वर नॉट एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या है कि सम ऑफ द मुस्लिम लीडर्स डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स व्हिच वाज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस लीडर्स। भैया जब तुम हमारी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम भी तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट वाज द मेन रीजंस दैट मुस्लिम्स वर नॉट एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर, याद हो गया क्वेश्चन? एक बार लिख लो, याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। और यही आपको प्रयास करना है कि सारी चीजें आपके लिए इजी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो इनको बहुत अच्छे से आप लर्न करते हुए चले। आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सत्याग्रह मूवमेंट। क्या पढ़ना है बेटा अपने को आज? इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या सॉल्व करेंगे? कौन सा क्वेश्चन है हमारा? सत्याग्रह मूवमेंट क्या था? याद करो, जनवरी 1915 महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इंडिया वापस आए। आने के बाद उन्होंने इंडिया में जगह जगह पर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए। आपको बस एक बेसिक सी आइडिया ध्यान रखनी है कि जो सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी ने जगह जगह स्टार्ट किए थे, उन सत्याग्रह मूवमेंट्स का मेन बेस क्या था? टू हेल्प द पीजेंट्स, किसानों की मदद करना। क्या था उनका मेन एम? किसानों की मदद करना, टू हेल्प द पीजेंट्स, किसानों को अपने साथ जोड़कर चलना, किसानों को अपने साथ लेकर चलना। किसानों की लैंड के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उस लैंड के ऊपर जो गवर्नमेंट किसानों को परेशान कर रही है, उसके लिए हेल्प करना। तो ये एक बहुत ग्रेट आइडियोलॉजी थी, और इस आइडियोलॉजी को महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी, लेकिन इसको वर्ल्ड के और भी बड़े बड़े लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया था। क्या है बेटा क्वेश्चन? आंसर देखते हैं कि द सत्याग्रह मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट्स ऑक्यूपेंसी ऑन आवर लैंड। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार ने हमारे ऊपर जो हुकूमत की हुई थी उसके खिलाफ, जो हुकूमत की हुई थी उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, वो मूवमेंट सारे सत्याग्रह मूवमेंट जाने जाते हैं। द सत्याग्रह मूवमेंट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सत्याग्रह मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत ही क्या थी कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है, हिंसा कहीं दूर दूर तक नहीं होगी। वेयर वी स्टॉप्ड द ब्रिटिशर्स टू मीट देयर गोल और देयर ऑब्जेक्टिव, वी डिड आवर बेस्ट टू स्टॉप देम। जहां पर हम ब्रिटिशर्स को, जो उनका आगे हमारे देश को जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे रोकना है, अंग्रेजों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको हमारे देश से भगाना है। द वर्ल्ड वॉज इंप्रेस्ड बाय महात्माज वे ऑफ डीलिंग विद द डोमिनेटेड ब्रिटिशर्स, और पूरी दुनिया में इनके द्वारा किए गए इस तकनीक को सराहा गया। नेल्सन मंडेला एंड द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑल्सो शेप्ड देयर मूवमेंट बेस्ड ऑन सत्याग्रह मूवमेंट। मतलब महात्मा गांधी की इस आइडियोलॉजी को और भी बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने इसके साथ जुड़कर चलने का काम शुरू किया। क्लियर? तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या है आपका कि एक्सेस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेथड्स अडॉप्टेड बाय हिम। देश में जगह जगह जो मूवमेंट हुए, उन सारे मूवमेंट्स के अंदर महात्मा गांधी का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, महात्मा गांधी को किस तरह से हम एक प्रोमिनेंट के रूप में देखते हैं, वो सब चीजें हम समझेंगे कि महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड मेनी मूवमेंट्स। गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए थे, जिनमें इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन कौन से थे देखिए। सबसे पहला मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फोर्थ इंपॉर्टेंट मूवमेंट कौन सा है आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906 अगेंस्ट द पासेज ऑफ द लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एशियन पीपल बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ट्रांसवाल ऑफ साउथ अफ्रीका। सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को इंडिया में लॉन्च नहीं किया था, सबसे पहले लॉन्च किया था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पर एक रेसिज्म, अपर्थाइड सिस्टम था, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वहां पर आवाज उठाई। मेनी प्रोग्राम्स वर रन इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी अंडर द सत्याग्रह मूवमेंट, अमंग देम चंपारण सत्याग्रह, बडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब के बारे में पढ़ा है हमने। तो ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे। दूसरा मूवमेंट कौन सा है बेटा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो महात्मा गांधी ने 1920 में स्टार्ट किया था। लाला लाजपत राय इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थे। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, पहले रोलेट एक्ट सत्याग्रह, उसके बाद फिर ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन अगस्त 1, 1920। लाला लाजपत राय वाज प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस कन्वेंशन, उनकी अध्यक्षता में था। इन दिस सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंश्योर्ड दैट दे विल बॉयकॉट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और बाद में एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो था वो था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा था सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942 बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, ये पता है अपने को। द रीजन बिहाइंड दिस मूवमेंट वाज टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्या था इसके पीछे मेन उद्देश्य कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजाद कराया जाए। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च दिस थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तीसरा मेजर मूवमेंट, पहला नॉन कोऑपरेशन, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस, थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। Though Gandhiji was arrested immediately, the youth activists across the country continued to carry out agitation through the actions of strikes and breakdowns। हालांकि महात्मा गांधी को इसके अंदर तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी के सपोर्टर्स ने उस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ वेरी टफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द मूवमेंट, बट द गवर्नमेंट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस दिस रिबेलियन। क्लियर? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, जिन्होंने इंडिया को आजाद कराने में काफी हेल्प की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या है बेटा कि क्रिटिकली एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1920 एंड 1935। 1920 से 1935 के बीच में 3 बार बड़े मूवमेंट हुए, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस फर्स्ट और सिविल डिसोबीडियंस सेकंड। इन तीनों मूवमेंट के बारे में आपको एक क्रिटिकली क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली में एग्जामिन मतलब कि कुछ नेगेटिविटी आपको बतानी है कि इनके अंदर क्या परेशानियां थी, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाए, ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है हमारा पहला पॉइंट। इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया इन्वॉल्व था ही नहीं, कैसे होगा?
यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही थी हमको, इन हमारे सोल्जर्स को, हमारे यूथ को, कि उनकी तरफ से हम जाकर क्या करें, उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। द ब्रिटिश आर्मी वांट्स ट्रूप्स, सो पीपल फ्रॉम इंडिया एंड एशिया रिक्रूट टू ब्रिटिश अंडर रूल। India faced many problems that time, like epidemics and crop failure in common, so the production is less. अब अच्छा, इंडिया में उस समय परेशानियां कई तरह की थी, महामारी फैल गई थी, अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो ये कई तरह की समस्याएं भी थी। तो इन 1915 गांधी केम एंड स्प्रेड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, दैट इज टू एक्सेप्ट द आइडिया टू फाइंड द ट्रूथ ओवर मास एगिटेशन। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आइडिया दिया। वही बताना है आपको कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी चीजों को यहां पर डिस्कस करना है, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिली। आगे, द फिजिकल फाइट इज नॉट नेसेसरी टू सप्रेस द ऑपरेसर। महात्मा गांधी ने कहा भैया फिजिकली लड़ना जरूरी नहीं है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसेंसस ऑफ द ऑपरेसर। ये उसके बारे में बात की गई है भैया कि सत्याग्रह के, उन्होंने कहा कि सत्याग्रही वो जो ऑपरेसर है ना, उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दो ताकि वो अपने आप टूट जाए। चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, हिज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। मतलब बहुत शॉर्ट में देखो, बहुत बड़ा आंसर लिखना है। अगर हम 1920 से लेकर 1935 की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें, सब कुछ थोड़ी लिखना है, सब कुछ समेट के एक एक लाइन में लिख देना है तो अपना आंसर बड़ा बन जाएगा। गांधी जी asserted the want of non-violent civil disobedience that would start a हड़ताल on 6 April. Alarmed by the various protests in many cities, the British announced martial law. मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद सितंबर 1920 को गांधी जी ने कन्विंस किया कांग्रेस लीडर्स को कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए। सब रिलेटेड चीजें देख रहे हैं हम। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ ब्रिटिश अवॉर्डेड टाइटल्स एंड बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज। महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे, बोले कोऑपरेट मत करो इनको। कोऑपरेट कैसे नहीं करना है, कोऑपरेट ऐसे नहीं करना है कि भैया इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो भी आपको अवार्ड वगैरह दिए हुए सब कुछ क्या कर दो, रिटर्न कर दो। थ्रू the summers of 1920 गांधी जी along with शौकत अली sought to mobilize support by campaigning all over the country। पूरे देश में वो घूमते रहे। 1923 को जनवरी 1 स्वराज पार्टी बनाई गई मोतीलाल नेहरू, और 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई कानपुर के अंदर। क्यों बनाई गई ये सब, ताकि इंडियन मूवमेंट को, इंडिया के लिए जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। फिर 1930 आ जाता है। गांधी इरविन एक 11 डिमांड के हिसाब से गांधी जी इरविन को क्या करते हैं, एक लेटर भेज देते हैं, एक अल्टीमेटम दे देते हैं। 14 फरवरी 1930 को क्या होता है, द वर्किंग कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट्स एट साबरमती एंड पासेस द सिविल डिसोबीडियंस रिजोल्यूशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में चर्चा हो जाती है। गांधी जी कॉल्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस विद हिज फेमस दांडी मार्च दैट सो हिम along with 78 volunteers march from Sabarmati to Dandi where they manufactured salt by boiling sea water on 6 April। 6 अप्रैल को उन्होंने वो नमक वगैरह बनाकर इरविन को 11 डिमांड दी थी, उसने पूरी नहीं की तो गांधी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। इन विच ही अपोज ब्रिटिशर्स टू इम्पोज टैक्स ऑन सॉल्ट। ही रीच्ड दांडी एंड मेक सॉल्ट विद सी वाटर। ठीक है, गांधी जी ने नमक बना दिया। This in turn broke the salt law that gave the monopoly to manufacture salt to Britishers। उन्होंने उस नमक के कानून को तोड़ दिया जिसमें केवल ब्रिटिशर्स के पास अधिकार था किसका, नमक बनाने का। Peasants refused to pay tax, shops were picketed, salt factories abandoned and salt manufactured publicly officially resigned, officials resigned, tribes entered in reserve forest। ये सारे इंसिडेंट हो गए वहां पर। Worried by the mass movement, colonial government made no delay to arresting Congress leaders। अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे। मतलब अपने अब तक पूरा चैप्टर यहां पर समराइज करके हमने लिख दिया। 1920 से 1935 के बीच की जितनी भी चीजें थी वो सब हमने समराइज करके यहां पर लिख दी है। और यही करना है आपको, बहुत शॉर्ट में लिखनी चीजों को, जो याद आ जाए सब लिख दो, लेकिन एक सीक्वेंस में। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, और उसको भी आप लिख लिख के याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द ग्रेवियंसेस ऑफ द पीजेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू ऑर्गेनाइज पीजेंट मूवमेंट टू फुलफिल देयर डिमांड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भैया कि किसानों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए गए, क्या क्या समाधान किए गए। पहली बात तो उनकी समस्याएं क्या थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, वो सब चीजें आपको यहां पर देखनी है। देखते हैं। सबसे पहले रीजंस ऑफ ग्रेवियंसेस ऑफ द पीजेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
सबसे पहले तो परेशानियां क्या थी वो देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट से किसानों को क्या परेशानियां थी। सबसे पहले ड्यू टू फॉरेस्ट लॉ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट लॉ की परेशानी थी ना, फॉरेस्ट लॉ बना दिया, किसानों को जंगलों में जाने की परमिशन नहीं थी। डिप्राइविंग देम टू द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। दूसरा था लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था और उनको बिगाड़ भी करना पड़ता था किसानों को, ये उनकी समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं थी। अब स्टेप्स क्या किए लिए गए कि मेनी किसान सभास वर ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारी किसान सभाएं बनाई गई, गुरिल्ला मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट किया पीजेंट्स ने, पुलिस स्टेशंस को अटैक कर दिया और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको मारने के प्रयास किए पीजेंट्स ने, इन्होंने अपने हिसाब से एक्शन लिए और गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया कोई इनको टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये कुछ समस्याएं थी और इन समस्याओं के लिए गए इनके द्वारा समाधान थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये आपके जो मॉडल पेपर दिया हुआ है उसमें से लिया हुआ क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्या रीजन था, जब हमने माना कि मुस्लिम्स अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे, दलित्स एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे, तो क्या रीजन था कि जो हमारे इंडियन ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं बनना चाहिए, और यही उनकी आइडियोलॉजी थी। क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों उन लोगों की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी इस बात से लेकर, वो देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स डिफर्ड शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। रीजन क्या है, बिकॉज it was feared that the system of separate electorate would gradually divide the country into numerous fragments because every community or class would then ask for separate representation। बोले एक को दे दिया सब मांगेंगे, इससे हमारा पूरा देश जो है ना वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये सबसे बड़ा डर था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक व्यक्ति की पूरी कर दी गई तो रिजल्ट ये होगा कि सभी की डिमांड क्या होगी, वहां पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी और सभी की डिमांड को फिर आगे जाकर मानना पड़ेगा, जो कि एक गलत बात होगी और वैसा हमको नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा डर था कि देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। द नेशनलिस्ट कांग्रेस लीडर सॉ इट द सीड ऑफ डिवाइड एंड रूल। उनको लगा कि ये तो एक यहीं से तो डिवाइड एंड रूल का एक बीज बोया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इन लोगों को इंस्पायर कर रही है कि क्या करो भैया कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड करो, विच वुड वीकन द नेशनल मूवमेंट, और इससे हमारा देश का जो नेशनल राष्ट्रवादी मूवमेंट चल रहा है वो कमजोर होगा। द मुस्लिम लीडर्स प्रिटेंडेड दैट देयर इंटरेस्ट कुड ओनली बी प्रोटेक्टेड अ मुस्लिम स्टेट एंड इन अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट दे वुड बी एट द मर्सी ऑफ द हिंदूज। मुस्लिम लीडर्स कहते थे कि बोले हमको तो है ना अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दो, नहीं तो क्या होगा कि हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर मुस्लिम्स का भला करना है तो वो तभी संभव होगा जब हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। तो बोले ये एक डिमांड गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अलग बात कहते थे कि उनका कहना था कि दलितों को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, और इसी बात को लेकर उनके और महात्मा गांधी के बीच में क्लैशेस भी हुए, जिसको कि बाद में पूना पैक्ट के थ्रू रिजॉल्व किया गया। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, द लीडर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, वाज इन फेवर ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, बट गांधी जी बिलीव्ड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अंबेडकर later accepted Gandhi's position and signed Pune Pact। तो ये था बेटा किसके बारे में, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में, सबकी क्या क्या नीड थी, क्या क्या आइडियोलॉजी थी, वो सब हमने देखा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा अभी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम द सिटीज टू द कंट्री साइड। ये भी आपके मॉडल पेपर में से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरी इलाके से ग्रामीण एरिया तक कैसे पहुंचा। तो एक ना बेसिक सी चीजें समझ के चलना, 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें लिखनी होगी वहां पर। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है, दिसंबर 1921 में, और ये कंट्री साइड एरियाज में किस तरह से फैला वो आपको बताया गया है। तो सबसे पहली बात क्या है कि द मूवमेंट स्टार्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास इन द सिटीज। पहले तो शहरों में मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से मूवमेंट स्टार्ट होता है, ये बात क्लियर है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स left the government controlled schools and colleges, teachers resigned and lawyers gave up their practices। हजारों विद्यार्थियों ने, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट जो ऑफिसेस थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, गवर्नमेंट टीचर्स ने, डॉक्टर्स ने, सब ने रिजाइन कर दिया था। इट वाज टू बी ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होना था। अब हुआ क्या, अवध में पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे उनका होल्ड था किसानों के ऊपर अवध के अंदर। हेयर द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तालुकदार्स हु चार्ज्ड हाई रेंट्स एंड पीजेंट्स हैड टू डू बिगर। अब
वहां का जो मूवमेंट था ना वो किसके खिलाफ था? रिच पीजेंट्स के खिलाफ। पीजेंट्स का मूवमेंट पीजेंट्स के अगेंस्ट था। और यहीं से शुरुआत होती है बेटा किसकी? कि रूरल एरियाज में जब मूवमेंट बढ़ने लगता है। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबॉलिशन ऑफ बिगर। अब पीजेंट्स का जो मूवमेंट चल रहा था अवध के अंदर, वहां पर उनकी डिमांड क्या थी कि भैया हमारे टैक्सेस को कम किया जाए और हम मुझे को जो बेगार करनी पड़ रही है वो हमारी खत्म की जाए। By the end of 1920, Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and other had formed अवध किसान सभा का एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सो आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस वांटेड टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स स्ट्रगल इनटू अ वाइड स्ट्रगल। और इस तरह से महात्मा गांधी वगैरह जो नेहरू जी वगैरह थे उनका ये मानना था कि इस जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा है इसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ क्या कर दिया जाए? मर्ज कर दिया जाए। उनकी सोच थी। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ गांधी जी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन देयर ऑन वे। दूसरे ट्राइब्स थे, उन्होंने भी अपने जो गांधी जी के आइडियाज थे उनको अपने हिसाब से अपने साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। इन गुडान हिल्स इन आंध्र प्रदेश ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। और आंध्र प्रदेश के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में एक गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह स्टार्टेड था, लेकिन अंतर क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉन वायलेंट था और ये एक वायलेंट मूवमेंट था। द गुडैन रिबल्स attacked the police station, attempt to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. The movement also spread among the plantation workers in Assam. They were not permitted to leave the tea gardens without permission. तो ये आपने देखा किस तरह से कि कंट्री साइड एरियाज में मूवमेंट बढ़ता हुआ चला गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपको खुद को सॉल्व करने होंगे। ऐप पे आपको एक मैं अवेलेबल करा दूंगा, एक आपको खुद को इनको सॉल्व करना है। एक लिंक आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, आपको उस लिंक को यूज करके सारे एमसीक्यूज को पहले खुद को सॉल्व करना है, फिर मैं उनके सही आंसर्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 भी आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।